Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your chapter 6, class 11th history, the three order. Last 4 or 5 days we are discussing this chapter. In this chapter, the different topics that is very important. When you will read this, the paragraph, topics which you have completed and which we will complete. So, the clear view come in your mind that the European society, the Middle European society, that why they categorize. And as far as the matter of exploitation, historians who felt that the exploitation only happened in India, no, it can't. Because when you will see, when you will observe the world history, near about everywhere, you will find that society that was categorized in the different section. Yes, here that is very important things that we can say the name of the categories, they were different. Some were the categorization of this, I mean to say that the social categorizations, economical categorization, political categorizations, you will find, but their name different. And हमें इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए उनके नाम अलग, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर विश्व इतिहास पे आप ध्यान दें तो समाज का विभाजन, कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी हर जगह आपको दिखेगी। ऐसा ये कहने वाले जो इतिहासकार हैं कि भारतीय समाज ही सिर्फ कैटेगराइज था वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जगह इस तरह की बात नहीं थी, ये सही नहीं है, ये पूरी तरीके से कोरा अपवाद है, गलत है। विश्व की तमाम संस्कृतियों में यदि आप ध्यान दें, वन चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ दिस ईयर आई मीन टू से दैट कि द सेशन 2020-21 ड्यू टू दिस पेंडेमिक सीबीएसई reduced that chapter, the confrontation of the culture. When you will read that chapter, where you find that the person who involved the specific practices, I mean to say that religious practices, they called shaman. Shaman, it means the human beings. shaman वो लोग थे जो धार्मिक कार्यों करते थे, झाड़ फूक, जादू टोना, भगवान से कनेक्शन, गॉड से, और फिर सुपर नेचुरल पावरों की तरह से। तो कहता है कि जो ये अलग अलग डिविजन्स आपको ग्रुप दिखे वहाँ पे, तो वहाँ पे तो कैटेगराइजेशन आपको तो किसी ने नहीं बनाया, वहाँ पे तो कैटेगराइजेशन सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग बनी। तो वी हैव टू आइडियाज दैट व्हाई दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशंस दैट हैड सीन दिखाई दिया, क्योंकि it was the requirements, it was the demand of that days. Yes, it is very true. Without any hesitation, I want to tell you that कि थोड़ी आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने पर्सनल फेवर के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों ने इसको और भी ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया। ये कैटेगराइजेशन आपको हर जगह दिखाई देगा, सभी संस्कृतियों में, विश्व के सभी इतिहासों में। राजा आपको हर जगह मिलेंगे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर हर जगह मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी दिखेगी आपको, फिर कॉमन पीपुल्स दिखेंगे, और कॉमन पीपुल्स में तमाम कैटेगरीज दिखेंगे आपको। आई होप यू हैव रिमेंबर दैट बियॉन्ड 3 कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर 4 आई थिंक, 3 or 4, chapter 3, where we discussed the Roman Empire, Principate, Prince, Cabinet, and military.
तो हम लोगों ने देखा कि पूरा समाज कई वर्गों में हर जगह बटा था। ठीक ऐसे ही मिडिल एरा का यूरोप भी ग्रुप में कैटेगराइज था, बटा हुआ था। छोटे छोटे ग्रुप्स उनके थे। अब कहता है कि ये जो कैटेगराइजेशन है जिसके बारे में मैंने बात की, क्लेर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। इन लास्ट क्लास I was teach you that third order. Here the chapter name three order, and we had discussed in your previous class the third order, because we had already talked about the first order and second order, like clergy and nobility. Clergy और nobility पे हम लोगों ने बात कर ली थी। तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि इसकी थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड ऑर्डर की कंडीशंस थी कैसी थी, कल हमने इसके बारे में कुछ चीजें बताई थी। आइए जल्दी जल्दी इसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। कहता है कि लेट अस नाउ टर्न टू द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, नेमली दोज हु सस्टेन द फर्स्ट टू ऑर्डर। The cultivators were two kinds, free peasants and serfs. Serf, that is adjective to serf, कहता है कि जो peasants थे दो वर्ग में थे, एक किसान था और एक सर्फ थे। सर्फ का मतलब होता है सेवा करना, तो ये कृषि दास के रूप में काम करते थे। कहता है free peasants had their farms as tenants of the lord. The men had to render military service at least 40 days every year. Peasants' family had to set aside the certain days of the week, usually the 3 but often more, when they would go to the Lord's estate and work there. The output from the each labor, called labor rent, would go directly to the Lord. In addition, they could be required to do their unpaid labor services like digging ditches, gathering firewoods, buildings the fence, and the repairing the roads and buildings, beside helping in the field. Women and children had to do other tasks. They spun threads, wove cloths, made candles, and they pressed grapes to prepare wine for Lord's use. There was one direct tax called time that kings sometimes imposed on the peasants. The clergy and nobility exempted from the paying this. अब सर्फ की बात करता है, who were serfs? कहता है serfs cultivated plots of land, but these belonged to the lord. Much of the produce from this had to be given to the lord. They also had to work on the land which belonging exclusively the Lord. They received no wages and could not leave the estate without the Lord's permission. The Lord claimed a number of the monopolies at the expense of his serfs. Serfs could use only their Lord's mill, grind their flour, his oven to bake their breads, and his wine press to distill wine and beer. The Lord could decide whom a serf spouse marry and might give his blessing to the serf's choice, but no payment of fee. But no payment of fee. My dear student, यहाँ पे हमने फ्री पीजेंट्स और दूसरा अनफ्री पीजेंट्स की बात की। अनफ्री पीजेंट्स को हम दूसरा और शब्द में क्या कर सकते हैं, सर्फ कह सकते हैं। सर्फ, सर्फ अगर एडजेक्टिव करें तो टू सर्व सेवा, दूसरों की सेवा करना। सर्व टू सर्व, इनकी कंडीशंस और इनकी कंडीशंस दोनों अलग अलग थे। जो फ्री पीजेंट्स थे वो अपने खेतों में काम करते थे, लेकिन उनका मानना था कि जो ज़मीन हमारे पास मिली है, जो लैंड हमारे पास है, वो ज़मीन किसकी है, हमारे लॉर्ड की है,
और हम अपने लॉर्ड के काश्तकार हैं। जो फ्री पीजेंट्स थे उनको साल में कम से कम 40 डेज अपनी मिलिट्री सर्विस अपने लॉर्ड को देनी पड़ती थी। दो चीजें। तीसरी, इसके अलावा इन लोगों को अपने हफ्ते के पूरे साल में जितने भी वीक्स होंगे, जितने सप्ताह होंगे, इन सप्ताह में 3 दिन एटलीस्ट उन्हें अपने लॉर्ड के लिए काम करना पड़ता था, वो भी बिना किसी पेट के। इन कामों में कौन कौन से काम थे? जैसे डिगिंग थी, डिगिंग डिचेस, रिपेयरिंग रोड्स, गैदरिंग वुड्स, फियांस, सफाई करना, मैसन्स का काम करना, शिकार पे जाना। तो ये सारे काम तो उनके साथ थे। इट वॉज ऑल इंक्लूडेड विद देम। बट इनके साथ भी इस वर्ग को बहुत सारे अलग अलग काम और करने पड़ते थे। तो कहता है कि ये पूरा का पूरा सोसाइटी, ये पूरा का पूरा जो तरीका है वो काफी कैसा था? एकदम डिफरेंट। इन्हें जितनी भी प्रॉब्लम थी सोसाइटी की, मोस्टली इन्हीं के ऊपर इम्पोज कर दी जाती थी। I had discussed in my last class that 2 types of taxes, the tile and tithe, or you can pronounce the tithe and tell. The tithe that was imposed by church on the peasants, and the tale or tile that was imposed by the nobles on the peasants, peasantry groups. तो इन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था, और इन्हें पूरी लाइफ हमेशा सफ़र करना। अब दिस इज द मैटर ऑफ द पर्सनल लेवल, बट व्हेन यू विल डिस्कस द होल लेवल, आई मीन द फैमिली। कल की क्लास में मैंने कहा था कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। और परिवार में कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे? कहता है कि परिवार में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे वो थे उनकी फैमिली के लोग, उनकी अपनी पत्नी, उनके अपने बच्चे। इनके भी जो डिवीजन ऑफ लेबर डिसाइड किए गए थे। क्या क्या डिसाइडेड था? कहता है विमेंस क्या करती थी? तो कहता है विमेंस अलग अलग जगहों पे काम, मतलब विमेंस कहता है कि पहले ऐसे समझिए, अभी तो यहाँ पे एक चीज और, जो ये 3 दिन का काम इनको एक्स्ट्रा करना पड़ता था हफ्ते में 3 दिन का, इसको लेबर रेंट कहते थे। और इससे जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो डायरेक्ट लॉर्ड के पास जाता था। इसलिए ये व्यवस्था खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि इससे कनेक्टेड था लॉर्ड मीन्स किंग। कहता है कि अगर स्वतंत्र किसानों की बात करें तो ये अपने लॉर्ड के पीजेंट्स के रूप में देखे जाते थे। जो मेल थे उनको सैनिक सेवा में योगदान देना आवश्यक होता था, एटलीस्ट एक साल में 40 दिन तक। और जो किसानों के परिवार को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे कुछ अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस दौरान, इस काम को करने के दौरान कभी कभी दिनों की संख्या बढ़ जाती थी, और इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन था, जिसे लेबर रेंट कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। काम तो 3 दिन के लिए जाते थे करने, लेकिन कभी कभी इन्हें 4 से 5 दिन तक भी एक सप्ताह में काम करना पड़ता था लॉर्ड की जमीन पे। अब यहाँ पे खेतों की मदद करने के अतिरिक्त महिलाओं को भी काम डिवाइड किए गए थे। क्या करती थी विमेंस? लेकिन उसके पहले जब लेबर रेंट की बात किया हम लोगों ने, तो हमें ये भी बात कर लेना चाहिए कि पीजेंट्स के और कौन कौन से काम थे। कहता है कि इन कामों की अतिरिक्त जो अदर लेबर वर्क था, वो गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना और सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी इनसे उम्मीद की जाती थी, और इनके लिए कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे,
कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते, शराब बनाते, वाइन प्रेस। इसके साथ ही साथ उन्हें टैली या टाइल एक टैक्स था जो उसको देना पड़ता था। राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे और कभी नहीं लगाते थे। पादरी और जो एलिट क्लास था वो इस कर से मुक्त थे, केवल पीजेंट्री क्लास को ये कर देना पड़ता था। अब सर्फ की बात करते हैं। सर्फ कौन थे? तो कहता है कि सर्फ्स कल्टिवेटेड द प्लॉट ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस had to be given up to Lord. They also had to work on the land which belonged exclusively to the Lord. कृषिदास सर्फ खेती करने के लिए जो स्लेब बनाए जाते थे, इनके गुजारों के लिए, इनके अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए इन्हें क्या नहीं मिलता था? कहता है इनके पास भूखंड और कृषिदास और लाड़ के स्वामित्व का जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये लाड़ के अंदर में आकर काम करने वाले लोग थे, इसलिए इनकी अधिकतर जो उपज भी लाड़ को ही मिलती थी। वे उन जमीन के टुकड़ों पे खेती करते थे जो केवल लाड़ के स्वामित्व में थी, जो केवल उनके मालिक के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी और वे लाड़ की आज्ञा के बिना जागीर छोड़ भी नहीं सकते थे। लाड़ कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सिर्फ दबाव, प्रेशर यही नहीं था। सर्फ के लिए और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो उसको फॉलो करने पड़ते थे। वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे? तो कहता है कि सर्फ केवल अपने लाड़ की चक्की में आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनके वाइन प्रेस में ही वाइन और बियर तैयार कर सकते थे। लाड़ तय कर सकता था कि जो सर्फ है वो किसके साथ विवाह करना चाहिए या किसके साथ नहीं करना चाहिए। ये लाड़ ही तय करता था कि सर्फ की शादी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किसके साथ होगी। कहता है जो सर्फ थे, जब तक उन्हें लाड़ शादी की परमिशन नहीं देता या शादी के बाद कपल्स को आशीर्वाद नहीं देता, तब तक वो शादी सही नहीं मानी जाती थी। इसलिए ये लोग आशीर्वाद देने के लिए भी टैक्स लेते थे। अब आप कल्पना करिए, यू हैव टू एज्यूम, यू शुड थिंक अबाउट दैट द सोसाइटी ऑफ द मिडिल यूरोप की सोसाइटी को। अब आप समझिए कि सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेड ग्रुप कौन था और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटिंग ग्रुप कौन था। I think there is no need to explain that कि जो थर्ड ऑर्डर के लोग थे ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव ग्रुप में काउंट किए जाते थे। ये उस क्लास में आते थे जो अपर क्लास नोबेल्टी और पीजेंट्री के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। ना इनके पास अपनी कोई ज़मीन थी और जिनके पास अपनी लैंड पार्ट थी वो किस तरीके से काम करते थे। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा चेंजेस दिखाई देगा। एंड आई थिंक आई मीन टू से दैट कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि सोशल कंडीशन जो सोसाइटी की थी कैसी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लैंड। टॉपिक है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड, नो नीड टू एक्सप्लेन दैट इंग्लैंड द नेम ऑफ द कंट्री, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड। सामंतवाद का विकास कब हुआ इंग्लैंड में।
फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इन इंग्लैंड कब? तो कहता है कि इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी, फ्रॉम द 11th सेंचुरी। तो अब एक चीज तो क्लियर है, इंग्लैंड में फेडरलिज्म 11th सेंचुरी से हम लोगों को यहाँ देखना है। कहता है कि जो 6th सेंचुरी थी, 6th सेंचुरी एडी के मिड में यूरोप से एंजल्स, याद रखिएगा, यूरोप से एंजल्स 6th सेंचुरी बीसी में, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 6th सेंचुरी एडी, बीसी और एडी में बड़ा गैप है बेटा। सो दैट्स वाई कि जब भी कभी आप बोलिए या कभी आप कॉपी में लिखिए तो बीसी और एडी के डिफरेंसेस को समझ के लिखिए। बीसी इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले, ईसा पूर्व, और एडी मतलब एडो डोमिनी, मतलब वो समय जब शुरुआत हुई ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म से शुरू होकर आगे। तो हम 6th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि द एंजल्स एंड द सैक्सन्स फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी के यूरोप से कहता है कि 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी के मध्य में यूरोप में एंजल्स और सैक्सन्स, एंजल्स एंड सैक्सन्स, फर्स्ट एंजल सेकेंड सैक्सन, कहता है एंजल्स और सैक्सन्स दो लोग, दो छोटे छोटे ग्रुप्स, एंजल्स और सैक्सन्स इंग्लैंड में आकर बस गए। एंजल्स और सैक्सन यूरोप के किसी प्रांत से आकर के ये लोग इंग्लैंड में आके बस गए। What I am telling you that the angels and Saxons from the Central Europe had settled in England in the 6th century. The country's name England is a variant of Angel Land. और कंट्री का नाम इंग्लैंड कैसे है? अब इसको ऐसे कर लीजिए, ANGLES, एंजल्स प्लस लैंड इज इक्वल टू इंग्लैंड, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मिड यूरोप से दो लोग, दो ग्रुप्स आए था, ट्राइबल्स हो सकते हों या एबोरिजिन्स हो सकते हैं या स्टार्टिंग ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं जो वहाँ पे आके बसे। तो कहता है इन्हीं के नाम से एंजल्स एक बड़ा ग्रुप रहा होगा सैक्सन्स की तुलना में। और जब एंजल्स आके अपने को यहाँ बसे होंगे तो एंजल्स के नाम से ही इस देश का नाम एंजल लैंड कर दिया गया। और इसी एंजल लैंड से सुधरते सुधरते इसका नाम इंग्लैंड हो गया। 11th सेंचुरी तक आते आते, 11th सेंचुरी एडी तक आते आते नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार की। नॉर्मैंडी के ड्यूक, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कहाँ का? नॉर्मैंडी। सभी लोग बुक पे देख लीजिए। ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। क्या किया इसने? एक सेना बनाई और इसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया। इसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया
और फिर ये इंग्लिश चैनल क्रॉस करके ये उन क्षेत्रों पे पहुंचे, कहाँ पे, व्हाट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द टू ग्रुप्स, द सेक्शंस एंड एंजल्स, they habitate him, they settled himself in the now present England territory, जो आज का वर्तमान इंग्लैंड का क्षेत्र है उसमें उन्होंने स्थापित किया। Angels, they were very powerful than the Saxons, so that's why Saxons, they were kicked out by them, they were defeated by the angels, and that land is called Angels Land। उन्हीं के नाम पे इसका नाम एंजल लैंड रख दिया गया। कब की बात कर रहा हूं मैं, कहता हूं कि 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी एडी में ये दोनों ग्रुप आए। द कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज अ वेरिएंट ऑफ द एंजल लैंड। इन द 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी क्रॉस्ड द इंग्लिश चैनल विथ एन आर्मी एंड डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। तो यहां पे एक चीज क्या किया, डिफीटेड सैक्सन की ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया नॉर्मैंडी के ड्यूक ने और सैक्सन किंग जो थे उनको पराजित किया। कहता है कि आई मीन टू से दैट the Duke of Normandy crossed the English Channel with an army and defeated the Saxon king of England. From this time, France and England were often at war because of disputes over territory and trade. ये वो समय था जब क्या हो रहा था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट चल रहा था। किस चीज को लेके, दो चीजों को लेके। दोनों क्या कहते थे, ट्रेड पे कंट्रोल और टेरिटरी पे कंट्रोल। ट्रेड और टेरिटरी पे दोनों कंट्रोल चाहते थे। तो जो ट्रेड और टेरिटरी पे कंट्रोल के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक लंबी लड़ाई काफी दिनों से चल रही थी। और यहां इस लंबी लड़ाई का हल क्या हुआ, रिजल्ट क्या बना। कहता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात आई, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेगी। कहता है अब यहाँ पे जो विलियम फर्स्ट आए, विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड in the section to 180 Norman nobles who had migrated with him. The Lord became the chief tenants of the king and were expected to give him military help. They were obliged to supply a certain gift, some of their own land, to knights who would serve them just as they in turn served the king. They could not, however, use their knights for private warfare, which was forbidden in England. The Anglo-Saxon peasants became the tenants of various level of the landholders. Dear student, it is very clear what I am telling you, that during the William first, the land was mapped and distributed it in sections to 180 Norman nobles. The Norman nobles, they have to prove their loyalty towards their lord, and
One more thing which is very important. The lords became the chief tenants of the king and were expected to give him military help. The lords were, again I am saying, the lords became the chief tenants of the king and were expected to give him military help. ये उनको चाहिए थी. कहता है कि विलियम प्रथम ने जहाँ पे जमीनों की नापजोख कराई, उनके नक्शे बनवाए और अपने साथ आए हुए 180 नॉर्मन्स नोबेल को जमीनों को बांट दिया. इस नॉर्मन जो एलिट थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये लोग जरूरत पड़ने पे राजा को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे. राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य भी करते थे ये लोग. शीघ्र ही वे नाइटों की कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिससे उसी प्रकार की सेवा की आशा रखते थे. मतलब इट मीन्स अब नोबेल भी क्या करने लगा, अपनी जमीनों को गिफ्ट के रूप में दूसरे को देने लगा. अब याद करिए नाइट्स की, द कंडीशन ऑफ नाइट एंड द मिनरल स्टेट्स, सेम सिचुएशंस दैट वाज क्रिएटेड. तो ये चीजें थी सोसाइटी ऐसे में. आई होप यू विल गेट व्हाट आई एम टेलिंग. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन read this whole topic and continue this chapter. Goodbye and take care.